जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको यूपी ट्रिपल सी पेट का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो पुराने साल में अर्थात 2021-22 में पेट के द्वारा पेपर कराया गया था। उसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे वो हम आपको सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं, जिसमें कि आपको हमने हिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अब हमारा जो सेक्शन चल रहा है टाइम वो पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है, और पॉलिटी का हमने 2 लेक्चर करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पॉलिटी का और हिस्ट्री के जितने लेक्चर हो गए अभी नहीं देखे हैं तो उन लेक्चरों को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये आइडिया मिलेगा कि पेपर आता कहाँ से है, क्वेश्चन कैसे बनाता है, और ख़ासकर जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाता है, उससे भी आपको अगर देख लेंगे तो आपका कम से कम 15-20 क्वेश्चन सीधा सीधा PYQ से हो जाएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो हमने पॉलिटी का 98 क्वेश्चन करा चुके थे। आज हमको कहाँ से कराना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य केंद्र संबंध पढ़ना है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है। इतना आज हमको देखना है। तो अगर अब अभी तक आप लोगों ने हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा। खासकर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे हम आपको क्लास अपलोड करें वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत आती है कि सर नोटिफिकेशन हमको नहीं आती है। तो जो लोग को नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होती है उन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जैसे हम क्लास अपलोड करेंगे तुरंत आपको क्लास मिल जाया करेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी कि स्टेट लिस्ट में इनमें से क्या नहीं दिया है। कौन सी लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेट में क्या नहीं है। पुलिस, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कानून और व्यवस्था, अगर पुलिस आएगा तो कानून व्यवस्था भी बनाना नहीं कराएगा। जेल, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है किसका, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये किसका है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का यानी कि अर्थात समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 नंबर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, क्या जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे संबंधित है, ये स्टेट लिस्ट से है। किससे संबंधित है, ये स्टेट लिस्ट से है। टोटल लिस्ट की बात की जाए तो टोटल कितनी लिस्ट है आपका, सेंटर लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कौन सा आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, और जो सभी बच जाते हैं वो रेसिडुअरी पावर में आ जाता है। किस में आ जाता है, रेसिडुअरी पावर में आ जाता है, अन्यथा तो सेंटर के अंतर्गत आ जाता है जितने चीज़ नहीं दिया हुआ। तो सेंटर लिस्ट में इसमें आपका केवल सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट, जितने स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना देते हैं तो उसमें आपका सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा, अर्थात सेंटर कानून मान्य होगा और स्टेट का रद्द हो जाएगा। और रेसिडुअरी पावर में जो चीज़ इन तीनों लिस्ट में डिफाइन नहीं किया गया है वो आपका रेसिडुअरी पावर में आ जाएगा। जैसे कि साइबर लॉ, साइबर लॉ उस टाइम नहीं दिया जब संविधान बना था, उस टाइम साइबर लॉ का कोई जिक्र नहीं था, तो ये किस में आ गया, रेसिडुअरी पावर में आ गया। जो कि आगे बात की जाए तो सेंटर लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं। किसमें, सेंटर लिस्ट में आपका 97 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में आपका 66 सब्जेक्ट दिया हुआ है, एंड कॉन्करेंट में आपका 47 सब्जेक्ट है। ये आपका इनिशियली ये था, कब था, स्टार्ट में था, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 100 सब्जेक्ट आपका हो गए हैं सेंटर में,
अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड राज्य कब बना था? ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ये 27वां राज्य के रूप में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था। और सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? क्या कह रहा? त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। क्या है? तीसरा सबसे छोटा राज्य है। गोवा, सिक्किम एंड त्रिपुरा। जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है? अगरतला है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो क्या है? यानी कि जो भारत का फेडरल है संघवाद है और अमेरिका का, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखते हैं हम लोग। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, तो राज्य के पास है ही नहीं। कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो ये है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जो अमेरिका और भारतीय संविधान के दोनों कुछ मिलता जुलता है, उसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र अगर और राज्य के विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णायक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में, यानी किस बात से भिन्न है? देखते हैं। एक लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का भी है और इंडिया का भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये भी है, ये भी है। एकहरी नागरिकता, तो ये इस बात से लेकर भिन्न है। ये स्टेटमेंट आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? सी नंबर। क्योंकि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, अर्थात डबल नागरिकता का वहाँ प्रावधान है, और इंडिया में सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में क्या है कि जिस स्टेट का बंदा होगा उस स्टेट की भी नागरिकता मिलेगी और सेंटर का तो मिलेगी ही नागरिकता। भारत संघवाद बल देता है। क्या कह रहा है? भारत संघवाद बल देता है। तो किसको बल देता है भारत संघवाद? शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयता के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। देता तो लगभग लगभग सभी पर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र की एकता पर, यानी कि इंटीग्रिटी पर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? ये भारत में, यानी कि भारत में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? यानी कि क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। केसी वेयर के द्वारा कहा गया था कि इंडिया क्या है, इंडिया का संविधान एक क्वासी फेडरल है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। क्या कह रहा? भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का क्या कारण था? तो तात्कालिक कार्यरत प्रशासकीय ढांचा था। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया है। तो संघीय ढांचा का मेन कारण क्या था? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदलने के लिए ही
संघीय ढांचा अपनाया गया था। ये मेन आपका मेन रीजन हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? किसकी बात कर रहा है? संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे माना जाता है? केसी वेयर को माना जाता है। केसी वेयर के अनुसार क्या है? संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। तभी इन्होंने क्वासी फेडरल का नाम दिया था इंडिया का। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। जैसे कि हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, यानी कि इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर यहाँ के ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उनका चुनाव नहीं होता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया क्या है? सोवरेन, सेकुलर, सोशल, सोवरेन, सेकुलर, सोशल। उसके बाद क्या है? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या है? रिपब्लिक है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा प्रियम्बल में। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल हो सकता है? संघ और राज्य के बीच संबंध तो बिल्कुल सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य के मध्य संबंध, सेम क्वेश्चन आ गया। समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। और चौथा क्या दिया? विवादों को सुलझाने के तंत्र। क्या है? यानी कोई झगड़ा होता है तो उनको सुलझाने का क्या है? एक तंत्र है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अर्थात इसमें आपका चारों ऑप्शन सही हैं। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? क्या कह रहा है? केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया गया है? इस संविधान के द्वारा किया गया है। तभी हम लोग सेंटर और स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करके हम लोग शक्तियों को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि शक्तियों का परिवर्तन किया गया था, सेंटर और स्टेट लिस्ट को, सब्जेक्ट को कुछ इधर से इधर किए गए थे। यानी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कुछ कहाँ डाले गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, समवर्ती सूची में। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? किसकी बात कर रहा है? संघात्मक। सेम अभी वही संघात्मक भी पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध हो जाएगा। और संघीय विशेषता होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 2 स्तर की मिनिमम सरकार होना चाहिए, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, शक्तियों का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए अर्थात विभाजन होना चाहिए, और संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, लिखित व कठोर संविधान, और स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनीय व्यवस्था होना चाहिए। तब संघात्मक सरकार हम लोग कह सकते हैं। संघात्मक शासन में पाया जाता है। तो अभी हम लोग लास्ट में पढ़ के आए हैं संवैधानिक सर्वोच्चता एवं लिखित व कठोर संविधान। क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? क्या है? संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है। एकहरी नागरिकता एंड स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये नहीं है, ये लक्षण नहीं है। और तो लक्षण हम लोग सभी पढ़े थे। निम्नांकित में से किस एक कथन कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो किसको नहीं ढाला गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन, यानी कि
किस एक का कथन को संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो किसका है वो? डॉक्टर अंबेडकर जी का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान संतुलन चक्र माना जाता है? किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका ही सेंटर और स्टेट के रिलेशनों के विवाद को सुलझाता है और अच्छे तरह से कानून करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यात्मात्मक कौन सा है? संवैधानिक कठोरता, एकल कार्यपालिका, क्या हो जाएगा? सिंगल कार्यपालिका हो जाएगा। शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता भी है। ये अमेरिका में है, जैसे कि क्या है? अध्यात्मात्मक प्रणाली है। तो क्या हो जाएगा? कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही दिया है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही दिया है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, इसमें क्या हो जाएगा? आला फेवर हो जाएगा। ये आप लोग अमेरिका का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ जाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर किससे ले गए? तो कहाँ से ले गया? ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, अर्थात न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिए गए हैं। और रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। देखते हैं हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, डेफिनेटली संघीय है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये शक्ति का केंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि क्या कहता है? थोड़ा सेंटर पर इंक्लाइंड होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, क्योंकि जो संघीय का मतलब क्या होता है? सेंटर और स्टेट में डिवीजन होना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। देखते हैं हम लोग। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में सभी रीजनलिज्म को फॉलो करते हैं। यानी कोई पृथक राज्य की मांग कर रहा है, यानी कि अपने क्षेत्र का डिवाइड करने की मांग कर रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? रीजनलिज्म को बता रहा है। सरकारिया आयोग की संतुष्टि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित है आपका सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर सेम क्वेश्चन दिया है। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तभी हम लोग पढ़े क्या था? सेंटर और स्टेट का संबंध था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? संविधान से प्राप्त होता है। दोनों का अधिकार कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया? किससे पता चलता है? संविधान से। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ जैसे कि विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित करता है। तो संविधान का भाग कौन सा? 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र व राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। वहीं पर भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक फाइनेंशियल
यानी केंद्र और राज्य के फाइनेंशियल संबंधों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो यानी जो शक्तियों का डिवीजन किया गया है वो कहाँ पर दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। कहाँ पर दिया गया है? 7th अनुसूची में। वहीं पर ही तीनों लिस्ट को डिफाइन किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, जो कि सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 100 सब्जेक्ट है सेंटर में। स्टेट लिस्ट में आपका 61 सब्जेक्ट है, और जो कॉन्करेंट है वहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट हैं, यानी 52 से दिए गए हैं। 100, 61, 52, 100, 61, 52 आप लोग याद रखिएगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीनों सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? क्या हो जाएगा? 245 और 246 हो जाएगा इसमें आपका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे कौन सा पार्ट? 11 था। कौन सा था? पार्ट 11 अध्याय 1 हो जाएगा। तो किसकी बताया गया है? विधायी संबंधों के। अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, विधायी हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? किससे? संघ राज्य से संबंधित कौन सी कमेटी नहीं है? सरकारिया कमेटी, राजमन्नार कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, पंछी कमीशन, पुंछी कमीशन। तो ये तीनों संबंधित है, सरकारिया कमेटी, राजा मन्नार कमेटी एंड पंछी कमेटी। ये तीनों संबंधित है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ये संबंधित नहीं, ये चुनाव के सुधार से संबंधित है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है? किसके? सरकारी आयोग जो सिफारिश है उसमें से क्या संबंधित नहीं है? तो वो क्या संबंधित नहीं है? वो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये सम्मिलित नहीं है उसमें। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में है? यानी कि डायरेक्टली पूछ रहा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन संबंधी कौन सी कमेटी है? तो राजा मन्नार भी है, सरकारिया भी है। कौन कौन से? राजा मन्नार और सरकारी कमेटी, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1, 2, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन समिति आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की है? कौन कौन से दिए हैं? राजमन्नार और सरकारिया दिए हैं। आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा आंसर। राजमन्नार समिति का सुझाव था, क्या क्या सुझाव था वो? वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, ये सुझाव दिया गया था। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके, ये भी था। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। ये 1969 में तमिलनाडु की डीएमके की सरकार ने श्री पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, पीसी चंद्रा रेड्डी की एक समिति बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा राज्य के पक्ष में करों के पहले से अधिक वितरण होता है कि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भरता रखना पड़े। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में केंद्र और राज्य संबंधों पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, और बातचीत के लिए, यंत्र विन्यास के लिए। तो इसमें आपका सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधायक पारित होता है, किससे संबंधित? लेजिस्लेटिव संबंधी। तो कहाँ पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या 1/3 बहुमत से। तो किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अमेंडमेंट करना है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के
2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि उपरांत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के लिए संबंधित है, क्योंकि स्टेट इससे अफेक्ट होता है, इसलिए हाफ स्टेट का भी सहमत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्य पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, देखते हैं हम लोग। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, ये भी अगर राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व नहीं होगा तो सेंटर हावी हो जाएगा। दृढ़ दलीय अनुशासन, तो ये भी हो जाएगा। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, केंद्र हमेशा राज्य के वित्तीय निर्भर पर रहते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय, क्या हो जाएगा इसमें आपका आलाप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित किया जाता है? यानी कि किसी द्वारा लगाया जाता है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी किया जाता है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में डिवाइड किया जाता है। यानी कि सेंटर क्या करता है, उसको लगाता है और कलेक्ट भी करता है, लेकिन डिवाइड होता है, सेंटर और स्टेट दोनों पर डिवाइड होता है। देखते हैं हम लोग। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, ये गलत दिया हुआ है। कृषि से संबंधित स्टेट का है। रेलवे किराए व भाड़े पर कर, अगला क्या है? समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, तो अधिकतर जो बंटवारा किया है किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बंटवारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, क्या है? राज्य संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट पर अधिकार रखते हैं, तो ये गलत दिया है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट पर ओनली सेंटर ही कानून बना सकता है। राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी गलत दिया है, क्योंकि स्टेट ओनली एंड ओनली स्टेट लिस्ट पर अधिकार रखते हैं और वहीं पर अपना कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के अधीन है, ये भी गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ केवल सेंटर पर अधीन है। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापका को प्रधानता दी जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो अभी जस्ट हमने बताया किसको प्रदान की गई है, सेंटर को प्रदान की गई है। टोटल 3 लिस्ट डिफाइन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन लिस्ट, उसके बाद अर्थात सेंट्रल लिस्ट हो जाएगा, स्टेट लिस्ट, उसके बाद कौन सा हो जाएगा का कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में आपका 61 है और समवर्ती में आपका 52 सब्जेक्ट दिए हैं, अर्थात 52 सब्जेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 145। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अर्थात अमेरिका और भारत की व्यवस्थाओं में क्या समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये हम लोग कनाडा से लिए हैं, ये तो समान है ही नहीं। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास हैं, तो हमारे यहाँ किसके पास है? सेंटर के पास है, ये भी गलत दिया हुआ है। आगे आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये स्टेट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया है। राष्ट्रपति के पास क्या है? पॉकेट वीटो है। ये अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये गलत दिया है, क्योंकि अमेरिका में सभी उच्च सदन कहाँ से आते हैं? स्टेट से चुनकर आते हैं, हर स्टेट से 2-2, तो ओनली आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? वगैरह संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य यानी कि राज्य जो स्टेट हैं वो विदेशी से सीधा ऋण लेने का अधिकार रखते हैं,
बिल्कुल नहीं रखते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यायिक ढांचा अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर आ जाते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पर आ जाते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो कम से कम उसे 10 साल उच्च न्यायालय या दो से अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो, यानी कि वकील रहा हो या 10 साल तक उच्च न्यायालय में काम किया हो, तब उसे योग्य माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तभी जस्ट हमने बताया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए कितना 5 साल की सेवा मिनिमम आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो आर्टिकल 1 से 24 से लेकर 1 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ से लेकर 124 से लेकर 147 तक। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी हैं। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो एक क्वेश्चन इनवैलिड हो गया क्योंकि उस टाइम चुने गए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट टाइम का पूछेगा, तो करंट टाइम में कौन है? सीजीआई कौन से हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय है, यानी कि नया उच्च न्यायालय कौन सा बनाया गया है? कौन सा बनाया गया था? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जजों की संख्या 160 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? मात्र 34 हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जिला प्रशासन पर। यहाँ पर जिला प्रशासन पर पटवारियों अर्थात लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? लेखपाल के कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करते हैं। कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो भू अभिलेखन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी होता है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय में अर्थात हाई कोर्ट में। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ से आप असहमत हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट से भी असहमत हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने केस देखा भी होगा, जो राहुल गांधी वाला केस था। इसका राहुल गांधी वाला जो केस था, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, फिर उसके बाद सूरत हाई कोर्ट में गया। कहाँ गया? सूरत हाई कोर्ट में गया। फिर उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को क्या किया गया? बरी किया गया, यानी उनकी सज़ा पर अभी क्या लगा दिया गया? स्टे लगा दिया गया है। तब उनकी क्या है? सदस्यता बहाल कर दी गई है। क्योंकि अगर 2 साल से ज़्यादा किसी की सज़ा होती है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तब उसकी चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसकी अगर चुनाव में लड़ा हुआ जीता हुआ तो उसकी सदस्यता भी कैंसिल की जा सकती है और की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जिला प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं? डीएम होते हैं। जिला अधिकारी होते हैं कौन होते हैं? वही जो आईएएस से चुने जाते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है, क्योंकि अकेले चला ही नहीं पाएंगे।
जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। क्या क्या शामिल है जिला प्रशासन में? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये तो कॉमन सेंस का है। भूमि व्यवस्था जैसे भू माप खसरा खतौनी, ये भी है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये स्टेटमेंट है। अगर क्या हो जाएगा? आलाप एवं हो जाएगा। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, कौन करवाते हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराते हैं। ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस के टाइम चल रहे हैं। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, तो माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था कौन देखता है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक देखते हैं। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, तो जिला न्यायालय का प्रमुख कौन हो सकता है? तो जो क्या होगा? जिला का न्यायाधीश होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट का जो न्यायाधीश होगा वही न्यायालय का प्रमुख होगा। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? ये सृजित किया गया था 1772 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1772 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भावों का कार्य करता है, तो आंख कान का काम कौन करता है जिला स्तर पर? तो करते हैं जिला अधिकारी करते हैं। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? ये रजनी कोठारी ने कहा था। किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद से मिलता है? जो मूल संविधान है उसमें कहीं पर भी जिला शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायती राज संस्था पढ़ेंगे। अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था संवैधानिक दर्जा? तो पंचायतों के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि 73 संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत हुआ। 74 संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही नगर पंचायत को संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किया गया था। कौन सा आर्टिकल आ गया? 243। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का राय किसने दिया था? तो दिया था बलवंत राय मेहता। 3 वर्ड का नाम है बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय। अशोक मेहता, इन्होंने 2 स्तरीय का दिया था, यानी कि 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था का दिए थे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तभी क्या होता है? हमने बलवंत राय मेहता ने ये किया था। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय व्यवस्था के प्रावधान के लिए अनुमोदन किए थे। सेम क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर में क्या होता है? पंचायत समिति होती है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो किसकी बात कर रहा है पंचायती राज में? तो आपका नगर परिषद, ये आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन हट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो डीपीएसपी में। आर्टिकल कहाँ पर? अनुच्छेद 40 में इसके वर्णन किया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 40 में, 40 में इसका वर्णन किया गया है डीपीएसपी में। कहाँ पर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है? तो कौन हो जाएगी? स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन आते हैं। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारें जिन्हें पंचायती राज संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा वो 73rd संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। तभी पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष अर्थात कब संविधान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो कब दिया गया था उन्हें औपचारिक रूप? तो 1992 में 73rd संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? क्या ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होंगे? तो ग्राम सभा को भारत के संविधान अनुच्छेद 243B के तहत शामिल किया गया, जिसमें ग्राम सभा के सदस्य वो होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जो वोट डालने के लिए पंजीकृत होते हैं। तो 18+ वाले हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो कौन था वो बलवंतराव मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मंच एक मिला था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी आपका उसमें? वो पंचायत हो जाएंगे। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी गई है? तो महिलाओं को कितने % आरक्षण की मंजूरी दी गई थी? 50%। कितने % दी गई है? 50% आरक्षण की मंजूरी दी गई थी, जो कि क्या है? दी गई थी, लेकिन क्या पारित नहीं हो पाया था। क्या है? ये कानून पारित नहीं हो पाया था, जो कि अभी कितना % है? 33% ही है। अगर पारित हो जाता तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो जाता। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो 2018 में कौन सी मनाई गई थी? वो 25वीं वर्षगांठ मनाए गए थे। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह दिन संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो कब मनाया जाता है वो? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी लेखपाल में फिर भी आया, दोबारा आया था। किसमें आया था? लेखपाल में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो कहाँ पर उपलब्ध है? पंचायती राज निकाय में उपलब्ध है। जो कितने % है? वो 33% है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो पहला राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहले किया गया था, और आंध्र प्रदेश में भी 1959 को लागू किया गया था। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो एक नागालैंड, तो भारत के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है, अर्थात लागू नहीं है अभी तक भी। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान के पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम प्रधान को हटाने के लिए कितने? 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आती है? ग्राम पंचायत आती है,
ग्राम सभा भी आती है, न्याय पंचायत आती है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था ये नहीं आती है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। किसका? पॉलिटी का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये क्या करा रहे थे, PYQ है हमारा। किसका? ये UPSSC के द्वारा जितने कराए गए हैं अभी तक पेपर, उन्हीं के सभी का PYQ है, जो कि आपका पेट में रिपीट करेंगे काफ़ी क्वेश्चन, तो इसलिए आप इस सीरीज में बने रहें हमारे साथ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया एंड पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो आप लोग कमेंट करके कहेंगे वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग जियोग्राफी कहेंगे तो जियोग्राफी स्टार्ट कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स कहेंगे तो आप लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दिया जाएगा या साइंस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो GS में आता है 5 ही सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। उसके बाद स्टैटिक जी की क्लास अलग से थ्योरी क्लास चल रही है, वो आरंभ सीरीज में, जिसमें आपको थ्योरी क्लास चलाई जा रही है और आपके साथ साथ हिंदी की भी क्लास थ्योरी की कंटिन्यू चालू है। आपका पेट का थ्योरी क्लास भी पैरेलल चलती रहेगी और आपका PYQ ही जो PYQ सीरीज चला रहे हैं ये भी आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद फिर फुल फ्लेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जैसे आप क्लास अपलोड करें आपको तुरंत क्लास मिल जाया करे, और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।